और मुझे कॉल आया पंजाब से कि बब्बू मान जी के साथ मूवी है, शूट करना है, अभी मैं प्रोसेस ही कर मतलब ऐसा होता था कि हम प्रमोशंस के लिए गाड़ियों में जा रहे हैं, लोगों को पता नहीं कहाँ से खबर हो जाती थी, दे यूज्ड टू फॉलो अस गाड़ी के पीछे, सब सेल्फी नहीं लगे, बाद ग्रीन लाइट हो गई तो निकलना है, विंडो पे ही चिपक गया वो। तो एक्टिंग में जैसे बोलते हैं ना 9 रस होते हैं, है ना, तो मुझे लगता है जैसे आप शो रील प्रिपेयर कर रहे हो तो वो पूरी वो 9 चीज़ें उसमें दिखा दो। कोई मुंबई जा रहा है ना सपने लेके, तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं मुंबई में, लेकिन ये भी है कि सबको अपने हिस्से का काम मिलता है। वो जिस तरीके से अपनी एक्ट्रेस को या हीरोइन को प्रेजेंट करते हैं ना, इट इज़ ब्यूटिफुल। जिद्दां तुसी मैनू देख रहे हो ना, मेरे तो कंप्लीटली ऑपोजिट है वो सारे राज खुलवा ले ने। सत श्री अकाल पूजा जी। सत श्री अकाल जी। वेलकम टू डीप कॉन्वर्सेशंस विद किरण। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। बहुत अच्छा लग्या। तो ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈ ਤੇ ਲੱਕੀਲੀ ਵਿਦ ਅਸ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਜੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? सो चंडीगढ़ और पंजाब से तो बहुत पुराना रिश्ता है, और जब भी मुझे चंडीगढ़ साइड से कॉल आता है तो सबसे पहले बहुत खुशी होती है, बिकॉज आई लव द कल्चर, आई लव द पीपल आउट हियर, आई लव द फूड। बहुत अच्छा लगता है हमेशा जब भी चंडीगढ़ शूट करने आती हूँ। मतलब अगर कोई पूछे दिल्ली शूट करना ज़्यादा पसंद है मुंबई या चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ सबसे पहले। फिलहाल एक म्यूज़िक वीडियो के सिलसिले में आना हुआ था, तो कॉल आई थी 2-3 दिन पहले कि ऐसे एक म्यूज़िक वीडियो शूट है, और बस गल्लां बातां होईयां ने ते बन गया सुभाव। सो मैं गल करना चाਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ। शुरुआत किद्दां होई इधर एक्टिंग लाइन च किवें सबब बनया? So yeah, I started from Delhi, तो I was studying mass communication, तो इंटर्नशिप कर रही थी मैं किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ। they were into brand promotion, इवेंट मैनेजमेंट, आर्टिस्ट मैनेजमेंट, तो सारा काम मैं उत्ते संभालदी सी। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई शूट करना सीगा, एंड दे वर सर्चिंग फॉर मॉडल्स, तो जो मेरे बॉस हैं उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसे ऐसे शूट है, आप करोगे? और मॉडलिंग का नाम सुनते, क्योंकि घर में दूर दूर तक कोई भी मॉडलिंग से रिलेटेड नहीं है, तो मॉडलिंग सुन के ऐसे हवा सा था उस टाइम पे कि नहीं मुझे नहीं करना। दिल ऑब्वियसली थोड़ा बहुत अच्छा तो लगता है लड़कियों को सजना संवरना ये सब, तो मुझे लगा यार अच्छा शूट वूट होगा, लेकिन हामी भरने की हिम्मत सी नहीं आई। तो मैंने बोला नहीं मेरे को नहीं करना, देख लो कोई। बट माई बॉस ही वॉज ट्राइंग टू कन्विंस मी कि ऐसा कुछ नहीं है, इतना फेस शॉट होगा, फेस प्रोडक्ट है तो फेस का जितना शॉट है। तो फिर मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि चलो फेस शॉट ही है, उसमें तो क्या हो जाएगा, बात नहीं। तो वो शूट हुआ, फिर वो पैकेजिंग पे मेरा फेस आया, तो वो फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी फीलिंग आई कि यार ये तो बड़ा अच्छा है। मुझे कोई मतलब ऐसे दे डिडंट पे मी फॉर दैट, कुछ पैसा वैसा नहीं मिला था, लेकिन शूट करके बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा ये तो बहुत बढ़िया फीलिंग है, मतलब शूट करो और बड़ा मतलब दुनिया देख रही है, लोग पसंद करते हैं, जहाँ जहाँ वो फेस प्रोडक्ट मतलब लोगों ने देखा फ़ोन करके यार तेरा तो बड़ा अच्छा शूट हुआ है। तो फिर थोड़ा सा ना इंटरेस्ट उस तरफ बढ़ने लग गया। देन आई गॉट माई प्रोफेशनल पोर्टफोलियो डन, दिल्ली से ही पोर्टफोलियो कराया। मैं ना शुरू में थोड़ा सा इतना कॉन्फिडेंट नहीं थी मॉडलिंग को लेके, तो पोर्टफोलियो के लिए भी मैं मम्मा को साथ लेके गई थी कि आप मेरे साथ चलो पोर्टफोलियो। मम्मा तो मेरे और डर देने, वो तो मैंने और डरान। तो कि बेसमेंट में जाके स्टूडियो था, ये क्या है कि बेसमेंट स्टूडियो है, कौन है फोटोग्राफर, तो मैं उनको लेके गई, फ़ोटोशूट किया, फिर दिल्ली में सर्कुलेट किया, फिर कॉल्स वॉल्स आने शुरू हो गए मॉडलिंग के, असाइनमेंट्स के, फिर धीरे धीरे शुरुआत की। बट मम्मा वाज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव, और वो सब किया। फिर पहली बारी जेड़ा मैं पहला सॉन्ग मैं किता सीगा कमल हीर सर दा जिंदे नहीं जिंदे, हाँ जी। तो वो भी अचानक ही मैंने कॉल आया कि इदा दिल्ली शूट होना, तो कॉल आया, मैं बड़ी हैप्पी हो गई। जिंदे नहीं जिंदे मतलब सरदा, ते मैं गाने वाने बहुत सुने सी, पंजाबी म्यूजिक ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੂਟ ਸੀ, ਮੰਮਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੈਨਿਟੀ 'ਚ। ਵਧੀਆ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ, ਗਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਿੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਇੱਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਾਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਬਾਲ ਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕੰਗਣਾ ਕੀਤਾ, ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨਾਲ ਰਾਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੋਤੀਆ ਚਮੇਲੀ ਵਿਦ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ, ਦੈਨ ਹਾਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵਾਜ਼ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਹਿੱਟ ਵਿਦ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਅਲਫਾਜ਼।
ਸੋ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ। ਦੈਨ ਆਈ ਮੂਵ ਟੂ ਬॉम्बे ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬॉम्बे ਵੱਲ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ। ਬॉम्बे ਜਾ ਕੇ ਐਡ ਸ਼ੂਟਸ ਵਗੈरह ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ करना शुरू मतलब किया। उदो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ कैमरे ਨਾਲ प्यार है ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ, वो मुझे मतलब वो समझ में तब आ गया था कि अब यही करना है, अब कुछ और नहीं करना। देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर सी जॉब छाड़ती सी उदो? हाँ, जॉब छाड़ती सी। एक साल आई थिंक मैंने 1 साल कंटिन्यू किया था, मॉडलिंग भी कर रही थी, जॉब भी कर रही थी। लेकिन फिर ट्रैवलिंग स्टार्ट हो गया, बॉम्बे जाना पड़ा, तो वो दोनों चीज़ें नहीं हो रही थी, फिर जॉब छोड़ दी। ਤੇ ਉਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਸੀਗੇ पापा भी? हाँ, सपोर्टिव सीगे। जैसे मम्मी को जो फर्स्ट शूट बॉम्बे में मिला था तो वही था, स्टार्टिंग में मैं हर जगह मम्मी को साथ लेके जाती थी। तो बॉम्बे शूट मिला, साउथ में मैंने बहुत काम किया है, चेन्नई और कोचिन वगैरह के शूट स्टार्ट किए, तो मम्मी को लेके जाना, तो मम्मी भी कंफर्टेबल हो गए थे कि अच्छा काम कर रही है, कंफर्टेबल है, डिसेंट है, तो अच्छे लोगों के साथ काम अच्छे लोगों के साथ हाँ। कर रही है, तो वो भी कंफर्टेबल हो गए। देन शी वाज वेरी सपोर्टिव। स्टार्टिंग में थोड़ा था कि पता नहीं क्या है मॉडलिंग क्या टाइप्स। राइट। ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ सर्विस सेक्टर तो ने? पापा ते मम्मा दोनों जो हैं गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो हमेशा से सर्विस फैमिली ही रही है। और असी 3 भैणा ते एक हाँ छोटा भाई है जी। तो इस लाइन में लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं है, पर वो होता है ना बचपन में जैसे बोलते हैं कि घर का एक बच्चा जो होता है बड़ी मौज लगाए रखता है, तो मुझे लगता है कि मैं वो वाली बच्ची थी, एंटरटेनर ऑफ द हाउस। वो आजकल मीम्स नहीं बन रहे कि बेटा चलो नाच के दिखाओ, 5 रुपए 10 रुपए। तो घर में हमेशा ऐसे रौनक लगाने से मासियाँ आती थी, तो सब मिल के बैठ के बातें कर रहे होते, पूजा को बुलाओ। तो मुझे शायद शौक होगा, मुझे याद नहीं है, मुझे भी अच्छा लगता था, वाह बड़ा एंटरटेनमेंट हो रहा है, सब बड़े खुश हो रहे। पहले तो मैं बड़ा वो हिचकिचाती थी, फिर मैंने खुद आके करना, खुल जाना, तो वो माहौल घर में स्टार्टिंग से ऐसा बना। और फिर धीरे धीरे जर्नी पे ऐसी रही कि आज यहाँ बैठे हैं। क्या बात है। और कैसा रहा ये सफ़र स्टार्टिंग से अभी तक जी? सफ़र अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा, नो कंप्लेंट्स। और जहाँ आज भी जितना काम किया है, ये भी नहीं सोचा था, सब ऊपर वाले की मेहर है, ये भी नहीं सोचा था कि ये सब कर लूँगी। फिल्में नहीं सोचा था कभी। फर्स्ट एक्सपीरियंस अगर मैंने फेम का जिसे बोलते हैं कि नोटिस किया या फेम चखा, तो वो बाज़ मूवी के टाइम था, जब वो भी मुझे अचानक से ऐसे, मेरे साथ आज तक ये हुआ है कि जितने भी ऑडिशंस दिए ना मैंने, ऑडिशंस के से कुछ नहीं हुआ, अचानक से कहीं से कॉल आता है और काम हो जाता है। क्या बात। सो मैं ऐसे ही घर पे बैठी हुई थी और मुझे कॉल आया पंजाब से कि बब्बू मान जी के साथ मूवी है, शूट करना है, अभी मैं प्रोसेस ही कर रही हूँ। अच्छा, क्योंकि बचपन से गाने सुन रहे हैं उनके, कल से शूट है जी, कल या परसों ऐसे। मैंने कहा है, मतलब आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कॉल के लिए भी, कल से शूट है ऐसे। तो मैं सोच रही हूँ, मैंने मम्मा को बताया, पापा को घर पे डिस्कशन किया, एंड माय ब्रदर वाज अ बिग फैन ऑफ बब्बू मान, ही वाज वेरी हैप्पी। चल मैं तेरे साथ चलूँगा, इसको अपनी पड़ी हुई है। तो मैंने कहा ठीक है चलो, तो फिर भाई मेरे साथ ही आया था। और पहला ही सीन आई थिंक सेक्टर 17 कहीं तो हम शूट कर रहे थे, CCD कैफे कॉफी डे में शूट कर रहे थे। सब सेटअप लगा हुआ था, मैं सीधा फ्लाइट से अभी पहुँची हूँ, बैग वैग भी रखा ही है, और मुझे लगा कि थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे, सीन समझाएंगे, ऐसे शुरुआत। फर्स्ट टाइम आई वाज डूइंग अ फिल्म कि कैसा होगा। आई वाज वेरी नर्वस। पहले तो ही इज़ अ सुपरस्टार इन पंजाबी इंडस्ट्री, लोग इतने बड़े फ़ैन हैं उनके, और लोग पागल हैं उनके पीछे। मैं खुद बचपन से उनकी बहुत फ़ैन रही हूँ। तो मुझे लगा कि मुलाकात, लेकिन सीधा जाके सर के बाजू में बिठा दिया, और पहला सीन ही रोमांटिक सीन में इतनी ज़्यादा नर्वस थी कि क्या मतलब कैसे, यू नो, ही वाज सिटिंग राइट देयर। एंड तो फिर धीरे धीरे सर ने मुझे बहुत कंफर्टेबल किया, एंड यूज्ड टू बी वेरी हम्बल, और बिल्कुल लगा ही नहीं कि मतलब मैं एक स्टार के साथ पहली फिल्म कर रही हूँ, मुझे ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया। उन्होंने बोला शांति से, टेक अ डीप ब्रेथ, आराम से, फिर थोड़ी गल्लां बातां करके मैंने कंफर्टेबल किया, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। एंड या ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਡਮ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਣ। मैंने भी कहीं ना कहीं से शुरुआत की है। ऐसे ही जो आर्टिस्ट अब बड़े, चाहे हम बब्बू मान सर की बात कर रहे हैं या जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं से शुरुआत की होगी, तब उन्होंने वो चीज़ फील की होगी कि अगर वो सेट पे हैं और सारे आर्टिस्ट हैं, नर्वस फील किया होगा, सामने वाले जब उनको कंफर्टेबल फील कराएं तो एक आर्टिस्ट की एनर्जी डबल हो जाती है ना। तो वो खुद भी जब आप स्टार्ट करते हो, जैसे अब अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे बहुत टाइम हो गया इंडस्ट्री में,
अभी की ही बात ले लो, जिस म्यूज़िक वीडियो शूट के लिए मैं आई हूँ, तो जो हमारी डायरेक्टर साहिबा हैं वो न्यू हैं अब इंडस्ट्री में, कुछ म्यूज़िक वीडियोस किए उन्होंने जी। तो मुझे जब कॉल ही आया ना, शी वॉज़ वेरी हम्बल एंड वेरी नाइस टू टॉक टू। तो मुझे ऐसा ही लगा कि जब मैंने शुरुआत की थी, क्योंकि शी वॉज आस्किंग मी आप करोगे मैम, आप करोगे, आप तुसी मूवीज़ कीतियां होइयां ने, तुसी म्यूज़िक वीडियो करोगे। तो मुझे यही लगा कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, मतलब जैसे मुझे भी पहली बार किसी ने मौका दिया था, आप भी शुरुआत, आप नए हो लेकिन आप अपना काम जानते हो, तो वो कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगा उनको देने में, क्योंकि मुझे भी कभी किसी ने दिया था, जैसे मैंने आपको बताया। तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने हाँ किया, आप कर रहे हो, क्योंकि मुझे नहीं लगा था आप करोगे, यू नो, मूवीज़ करने के बाद म्यूज़िक वीडियो। तो वो चीज़ें आई थिंक आर्टिस्ट एक आर्टिस्ट से ही सीखता है। बिल्कुल सही गल है। बीच पर्सन और अ माउंटेन पर्सन। बीच पर्सन हाँ। पर मैनू ਇਹ लगता है कि हर 2-3 महीने मैं किथे ना किथे निकल जावा, है ना, कि मतलब 2-3 महीने हो गए काम वाम किया, आप थोड़ा ट्रैवल करो, वापस आओ, एक रिजुविनेट हो जाता है, फ्रेश एनर्जी। तो मैनू वो बहुत पसंद है। थोड़ा लंबा ब्रेक हो जाए, 4-5-6 महीने हो जाए, तो मैनू आप पे मतलब मुझे लगने लगता है नहीं यार अभी कहीं जाना है। तो ये है, चाहे इंडिया में जाना हो, इंडिया से बाहर। तो अब पिछले कुछ सालों से मैं ये कर पा रही हूँ। इनफैक्ट मतलब स्टार्टिंग में व्हेन आई वाज डूइंग मॉडलिंग और एक्टिंग, तो शुरू में व्हेन यू आर इन योर 20s तो आपको लगता है कि करियर ही सब, करियर के पीछे भागना है, बहुत दौड़ है। पर आफ्टर सम टाइम, फ्यू इयर्स, अब थोड़ा लगता है कि लाइफ में थोड़ी सी सेटलमेंट है, और यू नो प्रोजेक्ट्स भी मैं जो मुझे पसंद आए या टाइम ड्यूरेशन मेरे कंफर्ट के हिसाब से अब देखती हूँ। पहले तो ऐसा होता था कि एक प्रोजेक्ट जो मिल गया अभी कर लो फटाफट, है ना, वो चॉइसेस पहले कम होती थी। अभी ये है कि मैं अपने कंफर्ट लेवल से काम करती हूँ, काम किया, जैसा पसंद है वैसा काम करना किया, चाहते हो, है ना। ये फ्रीडम मिलना भी बहुत बड़ी बात है कि आप अपने अकॉर्डिंगली अपना काम चूज़ कर रहे हो। वो डेस्परेशन नहीं है कि कुछ भी आ रहा है तो कर लो। आई थिंक ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं, क्योंकि व्हेन यू आर फ्रेशर इन द इंडस्ट्री तो आपको लगता है कि अभी तो काम मिल रहा है तो कर लो फटाफट, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे मिलती हैं। पर एक आप अपना बॉडी ऑफ वर्क या प्रोफाइल बना लेते हो, थोड़ा काम कर लेते हो, देन यू हैव दैट यू नो चांस कि आप अपना चूज़ कर सकते हो कि ये नहीं करना यार, क्योंकि एक्सपीरियंस से पता चल जाता है। गॉड हैज़ बीन काइंड एंड आई एम श्योर आपकी भी मेहनत है, आपको हमेशा अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, जिनको ऑलरेडी रिकॉग्निशन मिल चुका था। आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट अच्छा किया होगा, इसीलिए आपको सेकंड प्रोजेक्ट उस लेवल का मिला। सो व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट वाज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर फॉर यू जब आपने उस टाइम पे, जब आपने फर्स्ट सॉन्ग किया कमल हीर जी के साथ, उसके बाद नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आई, तो पहले में आपने क्या राइट किया जो आपको लगता है कि उसने आपको नेक्स्ट के लिए वो बनाया? आई थिंक आई एम अ बिलीवर ऑफ डेस्टिनी, एंड मुझे लगता है ये सब चीज़ें डेस्टिनी में जो लिखा है वो होना ही है। ठीक है, आपकी मेहनत है, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं काम को लेके या पर्सनल लाइफ में, जहाँ मतलब मुझे यकीन ही नहीं था कि ये हो जाएगा, और वो हो गया। और जो चीज़ें मैं प्लान करके चल रही थी वो नहीं हुई। तो फिर इसमें तो मेहनत नहीं कहेंगे, कुछ चीज़ों के लिए मैंने मेहनत नहीं करी कि ये अपने आप आ गई, मेरी झोली में आके गिर गई। तो अगर प्रोजेक्ट वाइज जैसे आपने पूछा, तो मेरा यही जवाब है कि डेस्टिनी। क्योंकि जब मैंने जैसे बाज़ की बात कर रहे थे, बाज़ के लिए मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया जी, मैं घर में बैठी थी और मुझे कॉल आ गया। हाँ, थर्ड मूवी थी मेरी डाकू आदा मुंडा, उसके लिए मैंने ऑडिशन दिया था, मीटिंग की थी, पर मेरा पहला काम देखने के बाद मुझे कॉल आया था। बीच में एक और मूवी करी थी मैंने, बाई जी तुसी घंटो जी। हुण जिवें तुसी कहने हो कि कुछ चीज़ां नहीं भी होईयां ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ गुड रीजन? यस, आई टोटली एग्री विद दिस। यस, इट हैपन्स फॉर अ रीजन, फॉर श्योर। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, बट 4 साल बाद या कह लो कुछ टाइम बाद ਤੁਹਾਨੂੰ रियलाइज़ ਹੁੰਦਾ है कि कुछ चीज़ों में यस और कुछ चीज़ों में नो। मतलब जो चीज़ें पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ, सब जगह अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो शुरू में ऐसा आपको लगता है ना कि हाँ, मतलब जब आप बच्चे हो, छोटे हो, आपको अक्ल नहीं होती, तो आप आजकल जिसे रेड फ्लैग बोलते हैं, रेड फ्लैग, ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हो। लेकिन आपको विद टाइम अब आप रियलाइज़ करते हो कि यार वो बंदा तो मिले ठीक नहीं था, है ना। तो वो चीज़ें रियलाइज़ होती हैं बाद में। उस टाइम तो हम उन चीज़ों के पीछे पागलपन होता है कि नहीं यार यही सही है मेरे लिए, किसी की नहीं सुननी। बट येस, नाउ आई रियलाइज़ के जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो ऊपर वाले ने प्लान किया हुआ था मेरे लिए और जो मुझे दिया है, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम
एट अ वेरी कंफर्टेबल और सुकून कहते हैं ना जिसे ज़िंदगी में, वो मेरी लाइफ में आ चुका है, टच वुड। तो वो मुझे अब लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में। सुकून तो बहुत ज़रूरी है, पहले सुकून फिर बाकी चीज़ें। व्हाट इज़ लव फॉर यू, ट्रू लव फॉर यू? ट्रू लव मुझे ऐसा लगता है जब कोई भी इंसान, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या आप जिनसे प्यार करते हैं या भाई बहन हो, आप जैसे हो ना आपको वैसे एक्सेप्ट करें, बस मेरे लिए वो ट्रू लव है। कुछ चीज़ें ना जो हम ऑब्जर्व करते हैं आर्टिस्ट की लाइन में, मैं उन्हां बारे भी थोड़ी गल करना चाਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਜਿਜ਼ਮ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਏਜ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਨੰਬਰ ਜਿੱਥੇ ਆਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇ ਕੈਨ ਵਰਕ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ, ਬਟ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੌਰ, ਬਟ किते ना किते उन्हां दा एज फैक्टर आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कैरेक्टराइजेशन होता है हर आर्टिस्ट के लाइफ में। अगर आप 20 ईयर ओल्ड हो तो आप उस टाइप के कैरेक्टर्स प्ले करते हो, आप 30-40 ईयर ओल्ड हो तो उस टाइप के। अब आप OTT में देख लो आजकल कैरेक्टर्स कितने अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं जी। तो आज की डेट में वो मेन लीड होना, आई थिंक इम्पॉर्टेंट रोल इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द इंडस्ट्री, कि आप रोल कौन सा कर रहे हो। एजिज़म की बात करेंगे तो चाहे बॉलीवुड ले लो या पंजाबी इंडस्ट्री में, जैसा कि आप कह रहे हो बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने बीट किया है इसको। चाहे हमारी इंडस्ट्री, पंजाबी इंडस्ट्री में नीरू बाजवा जी हैं, और बॉलीवुड में करीना कपूर है, प्रियंका चोपड़ा है, काजोल हैं, वो शादी के बाद भी, और यू नो कितना काम कर रही हैं। तो वो चीज़ें अब काफ़ी हद तक ठीक हो गई हैं। जिद्दां ਆਪਾਂ टाइप कास्टिंग ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, वो भी सेम तरह के करैक्टर्स ऑफर होंगे ने। थोड़ा ये बारे की कहना है? आई थिंक मेरे साथ ही हुआ है जब मैंने बाज की थी, तो बाज में मेरा कैरेक्टर, आई वॉज प्लेइंग अ डॉक्टर, लेकिन मेरा रोल थोड़ा बबली ऐसे था। सो सेकेंड मूवी भी मुझे वैसे ही ऑफर हुई थी, आई डिड बाई जी तुसी कैंटो। तो मुझे ये चीज़ बोली थी कि हाँ आप पे ना, बिकॉज योर फेस इज़ वेरी क्यूट, तो आप पे ऐसे रोल अच्छे लगेंगे। वो चीज़ें होती हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन उनकी भी गलती नहीं है। आई थिंक एन आर्टिस्ट कैन प्रूव देमसेल्फ, आप डिफरेंट कैरेक्टर्स, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, है ना। वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये आर्टिस्ट दिखा सकता है जी। वो चीज़ें हैं इंडस्ट्री में, टाइप कास्टिंग मुझे लगता है ऐसा होता है। हुण जिवें इसे ते ये चीज़ आंदी कि एक आर्टिस्ट है जिहदा हजे करियर स्टार्ट होया है, राइट, ते ओनू तुसी की सजैसट करना चाहुंदे हो? वो अपने एक ऑडिशनस का एक अलग चीज़ है, जे वो ऑडिशनस तो अलावा भी अपना काम शोकेस करना चाहता है, सोशल मीडिया नू किवें यूज़ करे, कि किवें वो अपने सोशल मीडिया नू ही अपना पोर्टफोलियो ते अपना ऑडिशन बना के पेश करे लोकां सामने। पहला तो मतलब मैनू लगता सोशल मीडिया दे आन तो बाद ना लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट फॉर एन एक्टर, क्योंकि आज की डेट में मुझे लगता है हर कोई स्टार है, सोशल मीडिया ने सबको स्टार बना दिया है। अब वो पहले जो चीज़ें होती थी कि एक आर्टिस्ट एक्टर की कैटेगरी अलग होती है, अभी सभी इन्फ्लुएंसर्स ब्लॉगर सब स्टार हैं, सब एक्टर्स हैं। तो वो चीज़ें मतलब कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है, और अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे नहीं समझ में आती वो चीज़ें कि आप वन मैन आर्मी बन के आप ही मेकअप कर रहे हो, आप ही आर्टिस्ट भी हो, आप ही कैमरा सेटअप करके लाइटिंग भी आप ही कर रहे हो, डायलॉग्स भी, इट्स टू मच टू डू। और मे बी जहाँ से जब मैंने शुरुआत की थी तो वो चीज़ें मैंने देखी हुई हैं कि आर्टिस्ट सेट पे जा रहा है, सेट की लाइफ ही अलग होती है ना, डायरेक्टर अपना काम कर रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटर अपना काम कर रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट अपना काम करे, आर्टिस्ट को परफॉर्म, तो टीम जब एक मिल के काम करती है तो मज़ा आता है। तो जैसे कोविड के दौरान बहुत लोगों ने ये स्टार्ट किया, मुझे बहुत लोगों ने बोला यार तू भी ये इन्फ्लुएंसर बन जा, ये स्टार्ट कर ले, तो मैं कभी इस चीज़ की, मुझे अंदर से ही नहीं आता था। काफ़ी लोगों ने किया, मेरे साथ के बहुत लोग थे, लेकिन मुझे आज तक, मैं इस चीज़ की, मुझे नहीं आता, इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि मैं भी है ना कैमरा सेटअप लगा के खुद कैमरा, वो जो क्या क्या हो रहा है इंस्टाग्राम पे, लोग कोई डांस कर रहा है, मतलब इट्स टू मच इन्फॉर्मेशन, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए लाइफ में। सो आई एम नॉट अ बिग सोशल मीडिया फ़ैन। हाँ
थोड़ा बहुत काम को लेके मुझे भी करना पड़ता है, मैं करती हूँ। और जैसे आपने न्यू कमर्स की बात की जी, तो आजकल तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आप अपना एक प्रोफाइल बनाओ, शो रील बनाओ, वीडियो बनाओ, आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दो। आजकल इट्स वेरी इजी नाउअडेज। पहले हमारे टाइम पे डिफ़िकल्ट होता था कि किसको मिलना है जाके, कौन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, और फोटोज भी पहले वो आती थी, प्रिंट आउट आते थे, अभी तो वो प्रिंट्स भेजने पड़ते थे, मीटिंग करनी पड़ती थी। आई थिंक आजकल तो पहली बात तो किसी को एडवाइस की ज़रूरत ही नहीं है। सो मच इन्फॉर्मेशन आउट देयर ऑन सोशल मीडिया, यू कैन ਈਜ਼ੀਲੀ ਗੈਟ ਥਰੂ आई थिंक। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਰੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਔਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੋ ਰੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ? शो रील बनाते हुए एक्टिंग में जैसे बोलते हैं ना 9 रस होते हैं, है ना, तो मुझे लगता है जैसे आप शो रील प्रिपेयर कर रहे हो तो वो 9 चीज़ें उसमें दिखा दो। रोना, हंसना, आप सरप्राइज कैसे हो रहे हो, परेशान दुखी कैसे हो रहे हो, 9 रस। अगर वो बेसिकली यही मिला जुला कर यही एक्सप्रेशंस एक्टिंग में यूज़ किए जाते हैं, तो आप जो शो रील बना रहे हो उसमें वो सब एक्सप्रेशन का मिक्सचर होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। सो दैट अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर है या कोई डायरेक्टर आपको अपनी एड फिल्म के लिए या मूवी के लिए कास्ट करना चाहता है, क्योंकि आप फोटोग्राफ में तो सिर्फ ये देख सकते हो बंदा दिख कैसे रहा है और या स्माइलिंग शॉट है सिर्फ। सो प्रोफाइल में अगर आप डिफरेंट एक्सप्रेशन वो भी मूविंग कैमरा पे दिखा रहे हो तो एक डायरेक्टर के लिए इजी हो जाता है कि हाँ ये बंदा रोते हुए इमेजिन करना है, हाँ इमेजिन करना कि ये रोते हुए कैरेक्टर प्ले कर सकता है। कोई ऐसा डिफिकल्ट एंग्री कुछ ऐसा कैरेक्टर है तो प्ले कास्टिंग डायरेक्टर के लिए भी इजी हो जाता है। सो ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲੋ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵੀ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? आई थिंक मैंने तो धीरे धीरे काम करते करते सीखा है। जैसे कुछ ऑन दी फील्ड कुछ लोग जैसे पहले प्लानिंग करके आते हैं, एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, मैंने काम करते करते ही सीखा है जी। और काम के साथ साथ मैंने एक्टिंग वर्कशॉप्स की हैं, चाहे प्रोजेक्ट्स को लेके हों। बॉम्बे में जोगी सर हैं, जोगी सर कास्टिंग, उनके साथ मैंने वर्कशॉप की है, 2-3 वर्कशॉप की हैं। तो धीरे धीरे काम पे ही मैंने काम के साथ साथ ही सीखा है जितना सीखा है। ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਪਨਿਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ? मुंबई इज़ अ हब, मतलब इट्स अ बिग हब। और सबसे पहली चीज़ अगर कोई मुंबई जा रहा है ना सपने लेके, तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जाते ही लगे कि हाँ 6 महीने में मैं तो यहाँ पहुँच जाऊँगा, ये कर लूँगा वो कर लूँगा, जो कि हर कोई ऐसा ही सोच के जाता है कि अरे मैं तो जाते ही 6 महीने में मूवी आ जाएगी, वो सब सोच के जाते हैं। लेकिन रियल पिक्चर वहाँ जाके पता चलती है कि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं मुंबई में, लेकिन ये भी है कि सबको अपने हिस्से का काम मिलता है। मैं एक इंसान, जितने मेरे जानने वाले हैं एक्टिंग फील्ड में या फ्रेंड्स हैं, एक इंसान ऐसा नहीं जानती हूँ जो मुंबई गया हो और कुछ काम ना करके वापस आया हो। किसी ने छोटा काम किया होगा, किसी ने और ज़्यादा, किसी ने मूवीज़, किसी ने सीरियल, किसी ने एड फिल्म, लेकिन सबको काम मिला है। अब डिपेंड्स ऑन योर एस्पिरेशंस कि आप कितना काम करना चाहते हो, वो चीज़ें हैं। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਵੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਸੇਮ ਗੋਜ਼ ਫॉर ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਪ ਕਾਸਟ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਵੱਲੋਂ? किवें निकलिया जावे है तो आई थिंक ये जिन एक्टर्स की आप बात कर रहे हो उन्हीं एक्टर्स ने प्रूव करके दिखाया ये। क्योंकि इंडस्ट्री में पहली मूवी शाहरुख खान ने, आई थिंक डर वाज नॉट हिज फर्स्ट मूवी, नहीं फौजी सीरियल था। आई थिंक राजू बन गया जेंटलमैन वाज हिज फर्स्ट मूवी। बट हाँ उसके बाद लोगों ने बोला कि आप मेन हीरो में आए, नेगेटिव ना करें, लेकिन उन्होंने प्रूव कर दिया। आई थिंक इट्स योर एक्टिंग स्किल्स, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। तो आप चाहे नेगेटिव रोल कर रहे हो, पॉजिटिव कर रहे हो, मेन लीड कर रहे हो या छोटा रोल कर रहे हो। कितने सारे एक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, चाहे पंजाबी इंडस्ट्री ले लो या बॉलीवुड ले लो, जिन्होंने छोटे छोटे रोल से शुरुआत करी है। और आई थिंक राजकुमार जो हैं, राजकुमार ने फर्स्ट रोल किया था
एक मूवी में छोटा सा रोल किया था, जर्नलिस्ट बने थे और वो भी 20-30 सेकंड का रोल था, वो टीवी प्रेजेंटर कुछ ऐसा रोल था। नवाजुद्दीन मुन्ना भाई MBBS जो उन्होंने कितना छोटा सा रोल सीगा। तो अगर टाइप कास्ट इतनी स्ट्रांग होती है बात, तो क्योंकि एक्टिंग इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया और आज वो कहाँ पे है। राइट, सो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू ब्रेक इट, आई वुड से। इफ यू हैव गुड एक्टिंग स्किल्स, आप अपने आप को प्रूव करते हो, तो यू कैन डू इट। सो हु इज दैट वन पर्सन ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਯੂ ਫੀਲ ਐਟ ਸਕੂਨ? एक ही बंदा बोलना है? हाँ जी। 2-4 हूँ तो नहीं, एक ही। आई वुड से माई मदर। जब भी कोई परेशानी होती है या कुछ होता है, उनके पास चले जाओ, एकदम सुकून। एंड मैं 2 बताऊंगी। हाँ, एंड नाउ आफ्टर मैरिज आई फील इट्स माई हस्बैंड, बिकॉज जिद्दां तुसी मैनू देख रहे हो ना, मेरे तो कंप्लीटली ऑपोजिट है ने वो। ही इज़ वेरी मैच्योर, काम, कंपोज्ड, वेरी मैच्योर्ड। सो मेरी एनर्जी जितनी हाई है, उनकी एनर्जी उतनी बैलेंस रहती है। सो व्हेनेवर आई फील समथिंग, आई वांट टू डिस्कस समथिंग, आई एम सैड, मुझे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं उनके पास रहती हूँ ना, आसपास, मेरा दिल अच्छा हो जाता है। वो बोलते कभी तो पीछा छोड़ दे मेरा। तो मुझे अच्छी एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी लगती है उनकी। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਟਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਪਰਸਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ। हाँ, इदा होंदा है। एंड समटाइम्स क्योंकि जब आप किसी सिचुएशन में हो, कोई चीज़ें हैं, तो आपका माइंड आई थिंक उस सिचुएशन के हिसाब से काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि आप डिस्टर्ब हो, तो यू नीड समवन सजेशन। तो मेरे साथ जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं, और मुझे लगता है कि एक बार को अगर मैं मम्मी से भी डिस्कस करती हूँ, तो मम्मी भी इमोशनल होके जवाब देंगे, है ना, कि नहीं, रहने दे, छोड़ना। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट माई हस्बैंड, ही गिव्स मी अनबायस्ड ओपिनियन ऑलवेज। मुझे क्रिटिसाइज करना, सबसे पहले खड़े हो जाएंगे, नहीं ये नहीं ठीक है, ये नहीं है। तो आई फील कि ये राइट डिसीजन यहीं से आने वाला है। हाँ, वो बात अलग है कि सुनने में अच्छा नहीं लगता, नहीं करना वही है बाद में, क्योंकि पता है कि चलो ये चीज़ एक जेन्युइन जजमेंट फीडबैक मिल रहा है यहाँ से, तो वो चीज़ें जो घर ची जेन्युइन क्रिटिक्स होण ना, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। हाँ, जैसे मैंने बोला कि मम्मा फिर भी थोड़े से बायस्ड हो जाते हैं। कोई मैं किसी भी बारे को डिस्कस करा, चाहे कोई काम होवे, कोई पिक्चर ही मान लो मैं शेयर करनी है, तो मैं मम्मा को पूछा, हाँ वधिया, बहुत वधिया, मैंने पता है वधिया नहीं है, दिख रहा है मम्मी ने तो अपने बच्चे प्यारे ही लगेंगे, आपको तो सभी अच्छा लग रहा है, इतनी गंदी पिक्चर है ये, सही डिसीजन। तो उस बारे में मुझे लगता है इवन माई फ्रेंड्स, 2-3 फ्रेंड्स ऑफ माइन हु आर वेरी क्लोज, वो हमेशा मेरे को जेन्युइन ओपिनियन देंगे, गंदी है तो बोल देंगे, क्योंकि आप पूरी दुनिया से नहीं पूछ सकते, कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। सो ऐसे 3-4 आई एम ब्लेस्ड, आई हैव 3-4 लोग ऐसे हैं मेरे आसपास जो मुझे मेरी जगह पे बनाए रखते हैं। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू हैव पीपल जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣ, ਟਰੂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਚਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਾਊਂਡ ਯੈਸ ਮੈਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਰੀਅਲ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡਡ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਾਊਂਡਡ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ गुड, इवन इफ यू आर फीलिंग लो, आपके आसपास लोग होने बहुत ज़रूरी हैं। आजकल जैसे हम चीज़ें देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, एंड आफ्टर सोशल मीडिया तो मुझे लगता है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लोग एक दूसरे के साथ कंपैरिजन बहुत करते हैं, उसकी लाइफ अच्छी है, मेरी लाइफ ऐसी है। पहले ये सब कहाँ होता था? और पहले जो स्टारडम कह लो या स्टार्स की लाइफ के बारे में लोग कितना जानना चाहते थे कि मान लो उस टाइम की सुपरस्टार रही, चाहे श्रीदेवी जी रही, माधुरी दीक्षित, लोग देखना चाहते थे कि वो कैसे रहते हैं घर पे। एक मिस्ट्री होती थी, एक एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। हाँ, वही स्टार्स बनाती थी। एग्जैक्टली। और अभी इतना ज़्यादा सब कुछ आउट देयर ऑन सोशल मीडिया, किसने घर में क्या पहना है, क्या खा रहे हैं, कोई कॉफ़ी बना रहा है, कहाँ ट्रैवल कर रहा है, क्या ज़रूरत है। एंड नाउ एवरीबडी नोज एवरीथिंग अबाउट एवरी स्टार कह लो या इन्फ्लुएंसर्स कह लो, सबके बारे में। तो अब तो कोई एक्सक्लूसिविटी रही नहीं, मुझे ऐसे लगता है, एक आर्टिस्ट की लाइफ। मैं ना रणदीप हुड्डा सर ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਟ ਨਾਓ ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੀਡ ਆਫ ਐਨ ਆਰ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਦੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਨੈਪਚੈਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੀਡ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਮੈਟਰਸ ਅ ਲੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਕੈਲੀਬਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ Absolutely. ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਫਸਟ ਅਪਰੋਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫੁੱਟਫਾਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਫਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। थोड़े ही दिन पहले इनफैक्ट किसी कास्टिंग डायरेक्टर से मेरी बात हो रही थी एंड फॉर सम प्रोजेक्ट, तो तुसी यकीन करोगे कि मतलब on the basis of their social media followers they were choosing the artist। भले ही कोई आर्टिस्ट के 10K फॉलोअर्स हैं लेकिन उसका काम बहुत अच्छा है, नहीं किसी के 1 मिलियन फॉलोअर है लेकिन काम 0 है, अकॉर्डिंग हाउ कैन यू डू दैट? आई डोंट थिंक कि दिस इज़ राइट। मतलब आज की डेट में जिसके 10K फॉलोअर्स हैं या 10 मिलियन है, हर कोई स्टार है, 10K वाला भी अपने आप को स्टार मानता है, तो विच आई बिलीव इज़ नॉट अ राइट थिंग, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हो, कैसे आपके फॉलोअर्स है, कौन जानता है? बिकॉज देयर आर पीपल हु आई हैव हर्ड हु हैव फेक फॉलोअर्स, फेक फैन फॉलोइंग। तो तुसी सोशल मीडिया देख के तो जज नहीं कर सकते। आई थिंक जैसे पहले प्रोसेस होता था, ऑडिशंस होते थे, अभी मीटिंग्स होते हैं, वो प्रोसेस में समझ में आता है, यू कैन सी हाउ इज़ द एक्टिंग, बट चूजिंग समवन फॉर दिस सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग, आई डोंट अंडरस्टैंड। एक्चुअली वो ये ना, दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ द इंडस्ट्री के ਨੰਬਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਟਫਾਲ ਕੌਣ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਨੇਮਾਸ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਓ, ਰੀਚ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਨੋ ਦੇਖਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹਜੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ BTS ਇੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, BTS 'ਤੇ ਫੋਕਸ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ मेरे नाल होया जैसा मूवी, जब मैं मूवी शूट की थी तो मूवी का आप सब डाल रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, उसके बाद एक गैप आता है जब आप दूसरा प्रोजेक्ट करो, कुछ आपके पास आप नहीं, तो फॉलोअर्स अनफॉलो करते हैं आपको, आप देखते हो रही आपके फॉलोअर्स एकदम से ये ड्रॉप, 2000 ड्रॉप हो गए, 4000 ड्रॉप हो गए, तो आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, ना चाहते हुए भी इम्पोर्टेंट हो गया है। पर मैनू लगता है कहीं ना कहीं उस चीज़ को थोड़ा सा स्टॉप होना चाहिए। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਾ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। मैं तो वेट कर रही हूँ सैचुरेशन आने में, तो लगता है आ गया है। मतलब लॉट ऑफ पीपल आई नो दे आर बोर्ड ऑफ सोशल मीडिया, दे म्यूट देयर पोस्ट स्टोरीज कि नहीं देखना आप। जैसे मेरे होता है, ऑफ कोर्स क्यूरियोसिटी होती है, अच्छा देख ले, पर मैंने अभी स्टार्ट किया है थोड़ा बहुत कि कम देखना है फ़ोन, इट्स टू मच इन्फॉर्मेशन गोइंग इन माई हैड। सो मैं ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਾਜੂ ਜੋ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਊਜ਼ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਭ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਆਰ ਕਨੈਕਟਿਡ ਟੂ ਦ ਵਰਚੁਅਲ ਵਰਲਡ, ਪਰ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਡਰॉबैक ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ बड़ा इस चीज़ का। फ़ायदे भी हैगे ने, चलो ऐसा नहीं है कि हम सोशल मीडिया के नुकसान ही हैं, फ़ायदे भी हैं। जैसे मैं अभी प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ, जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं आई हूँ, मुझे सोशल मीडिया के थ्रू मिला है, मैं आपको बता रही थी इंस्टाग्राम पे मुझे, तो फ़ायदे भी हैं, लेकिन एक लिमिट तक अगर यूज़ हो। ये जो मिस यूज़ हो रहा है, किस किस तरीके के वीडियोज़ बन रहे हैं, और हर कोई इस रेस में आने के लिए कुछ भी कर रहा है। एग्जैक्टली, आई फील पिटी फॉर लॉट ऑफ वुमेन हु आर, I don't know I should say it or not, they are making unnecessary content on social media just to get the views। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, आई थिंक महाराष्ट्र में एक इन्फ्लुएंसर जो है, बिकॉज शी वाज मेकिंग अ वीडियो, एंड ये एक इंसिडेंट है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे पानियों में जाके, मतलब कि अच्छी रीच मिलनी है, अच्छा वीडियो बनाए, बट जान की परवाह नहीं कर रहे, और ये बहुत केसेस हुए हैं ऐसे। राइट। सो ये चीज़ों पे स्टॉप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो रहा है ये चीज़ें। कहते हैं ना, हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए, एक लिमिट से ज़्यादा आप करोगे तो चीज़ें नुकसान देंगी, तो वो चीज़ें। पूजा, जिवें तुसी बहुत मूवीज़ कीतियां ने, राइट, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਬਾਜ਼ ਮੂਵੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮੂਵੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਨਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਡਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੂਵੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੇ ਸੀ ਐਂਡ ਫੇਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਫੇਮ देखी सी आई थिंक हाय मेरा दिल विद अल्फाज एंड हनी सिंह दा वीडियो सी, तो उस वीडियो के बाद से लोग मुझे जानने लगे थे कि हाँ ये गाना है, बहुत अच्छा गाना है। लेकिन वो फेम मैं कहूँगी कोई कंपैरिजन नहीं है एक मूवी से जो फेम मिलता है। और जब मैंने पहली फर्स्ट इज़ ऑलवेज स्पेशल एंड माय फर्स्ट फिल्म वाज विद द लेजेंड बब्बू मान सर, और उनके साथ जब मैंने काम किया था, जब हम शूट वूट कर रहे थे तो शूटिंग के टाइम पे तो मैं देखती थी कि लोगों का जमावड़ा कैसे इकट्ठा, जहाँ भी हम शूट कर रहे हैं लोगों का आ जाना। लेकिन उसके बाद जब मूवी रिलीज़ पे आई, हमने थिएटर विज़िट किए, प्रमोशंस करते थे साथ में, तो उस टाइम पे जो मैंने लोगों में जो फ़ैन फॉलोइंग देखी है बब्बू मान सर की, मतलब वो मैंने आज तक किसी और स्टार के लिए नहीं देखी। मतलब ऐसा होता था कि हम प्रमोशंस के लिए गाड़ियों में जा रहे हैं एंड लोगों को पता नहीं कहाँ से खबर हो जाती थी, दे यूज्ड टू फॉलो अस गाड़ी के पीछे पूरा, मतलब आप ये मान लो कि 20-25 किलोमीटर भी जाना हो तो गाड़ी के पीछे बाइकें लगा के ऐसे लग रहा है अपनी पूरी सिक्योरिटी चल रही है, गाड़ी के पीछे जाएंगे। एंड एक इंसिडेंट मुझे याद है, रेड लाइट आई तो बहुत सारे लोग ऐसे बाहर सर कि मतलब शीशा नीचे करो फोटो लेनी है टाइप, तो सर वाज वेरी हम्बल, ही सेड कि अच्छा, उन्होंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और पाई जी सेल्फी सब सेल्फी नहीं लगे, रेड लाइट हो उसके बाद ग्रीन लाइट हो गई तो निकलना है, उसने हाथ शीशे पे विंडो पे ही रख लिया, जो फैन था विंडो पे ही चिपक गया वो, तो सर ने बड़े प्यार से बोला कि काके हट जा, लग जाएगी तेनू। ओ कोई नहीं पाजी, थोड़े लिए जान भी दे देंगे, इसको क्या हो गया। तो दैट काइंड ऑफ क्रेज, पागलपन, मतलब मैंने उनके टाइम पे देखा है कि लोग पागल हैं उनके पीछे, और कहते हैं ना उनकी बड़ी कट्टर फैन फॉलोइंग है। ਉਹ ਮੈਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੂਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਜ਼, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟਾਰਡਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਦੈਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੈਨ ਵਿਦ देव करोड़ ऑल्सो, डाकुआ दा मुंडा, दैट वाज ऑल्सो अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि देव करोड़ की भी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है और बंदे भी बहुत अच्छे ने, बहुत हम्बल इंसान ने। ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਕੀ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਐਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਰਟਿਸਟ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੰਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੰਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ म्यूजिक वीडियो करते हो, ਤੁਹਾਡਾ दूसरा या तीसरा म्यूजिक वीडियो था, छोटा मोटा कॉन्वर्जेशन हुआ एंड वेरी काम, और बस ऐसे ही अच्छे खासे शूट हो गया, बातें करी, और वेरी नाइस पर्सन टू वर्क विद। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਵਾਟਸ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਡਵਾਈਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਏ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਸਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हमेशा रहेगी? बेस्ट एडवाइस आई वुड से, मतलब एडवाइस तो बहुत सारे लोगों ने दी है, हर इंसान ने अलग अलग एडवाइसेस दी हैं, फॉलो करने की कोशिश करती हैं जो अच्छी लगती हैं, बट एक गीता का सार है ना, वो मैं बहुत फॉलो करती हूँ कि काम करते जा, फल की चिंता ना कर। सो इफ़ यू आस्क मी कि क्या करना है आगे, सो व्हाट आई बिलीव इन, आई वांट टू डू गुड प्रोजेक्ट्स, गुड स्क्रिप्ट्स, आई वांट टू वर्क विद गुड पीपल, काम करते जाओ जितना काम आ रहा है, एंड साथ के साथ आई वांट टू एंजॉय माय पर्सनल लाइफ ऑल्सो। जैसे मैं बता रही थी ना कि काम के पीछे इतना पागलपन, बिकॉज वर्क इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, इट्स नॉट माई लाइफ। तो मुझे काम भी करना है, ट्रैवल भी करना है, अपने पे भी ध्यान रखना है, योगा, मेडिटेशन एंड एवरीथिंग विच आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, तो सब चीज़ें बैलेंस में रहें, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, आई वांट टू बी हैप्पी, दैट्स इट। Beautiful. Like your ultimate aim in life is to be happy and at peace, which I am right now. I am at a very comfortable space, और touch wood मुझे लगता है बस ऐसे ही चलता रहे बस। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀ? ਸੁਪਨਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। इफ़ यू आस्क मी बहुत ही फिल्मी लगेगा, बट एवरी एक्ट्रेस वांट्स टू बी यश चोपड़ा हीरोइन, सो जो मैं स्टार्ट किया सी, आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद यश चोपड़ा जी, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट विद अस एनी मोर। वो जिस तरीके से अपनी एक्ट्रेस को या हीरोइन को प्रेजेंट करते हैं ना, इट इज़ ब्यूटिफुल, बिल्कुल ब्यूटिफुल। तो वो मुझे बचपन से था कि उनके साथ काम करने अगर मिल जाए, पर बहुत बड़ा ड्रीम था, तो बस यही है। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ,
ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਖੁਲਵਾ ਲਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਚਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਰਵਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਪੋਡਕਾਸਟ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਓ ਆਮ ਵੈਰੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੂਰੀ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।